जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी बहादुर कहानी। आज हम लोग बहादुर कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं, ये कहानी अगर आप शुरू से लेकर अंत तक मुझसे सुन लिए तो मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, नहीं छूटने वाली है। अगर छूट जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए देखते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में एक नागरा गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए हैं सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। 1947 ईस्वी में इन्होंने बीए किए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी एक कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री। याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है डिप्टी कलेक्ट्री। इस कहानी में इनको पुरस्कार भी मिला था। इनकी प्रमुख कहानियां हैं, पहला है जिंदगी और जोंक, दूसरा है देश के लोग, तीसरा है मौत का नगर, चौथा है मित्र मिलन और पांचवा है कुहासा। जिंदगी और जोक एग्जाम में आ चुका है, मौत का नगर भी एग्जाम में आ चुका है, कुहासा भी एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा ये सब थोड़ा ध्यान से रखिएगा बाबू। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास भी हैं, ये सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, ग्राम सेविका। काले उजले दिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सभी कहानियां और उपन्यास यानी जितने भी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी मंझोले शहर की कहानी है। ये कहानी मंझोले शहर की कहानी है। अब कहानी यहां से शुरू होती है, तो चलिए हम लोग कहानी को मन से समझते हैं। चलिए, ये बहादुर है जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष है। ये बहादुर की मां है, ये बहादुर का भैंस है। बहादुर देखने में एकदम सुंदर, चौखुट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह और हाफ पैंट सफेद रंग का और हाफ कमीज सफेद रंग का और एक पैर में भूरे रंग का जूता पहने हुए हैं। बहादुर की मां भैंस से बहुत प्यार करती है। वो हमेशा अपनों से ज्यादा भैंस का ख्याल रखती है। समय समय पर उसको चारा देती है, खाना खिलाती है, यानी बहुत मन से वो भैंस का देखभाल करती है। और यह बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का, जानते ही हैं इस उम्र में लड़का करता क्या है। वो मां की बात कभी मानता नहीं था, हमेशा खेलने कूदने में रहता था। मां चाहती थी कि मेरा बेटा घर के काम काज में हाथ बटावे, लेकिन बहादुर घर का काम बहुत कम करता था, ज्यादा खेलता कूदता था। कभी जंगलों में भाग जाता था, कभी पहाड़ों पर चढ़ जाता था, कभी जंगलों में जाकर के पेड़ों पर चढ़ता था और वहां से फल तोड़कर खाता था। कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ता था, वहां पे पक्षियों के घोंसलों में से पक्षी निकालता था, अंडा निकालता था, यही सब काम करता था और हीरो की तरह घूमता बुलता था। कभी कभी भैंस उस चरा लिया भी करता था।
एक दिन की बात है, बहादुर भैंस चराने के लिए जंगल गया था और भैंस चरने छोड़ दिया था और वो अपना काम में लग गया था। उधर भैंस थोड़ा दूर चली गई फसल में, इधर से गया बहादुर दौड़ते हुए, भैंस को हुमच के कूट दिया। जब भैंस को पीटा तो भैंस बेचारी भाग गई और भागते हुए थोड़ी दूर पर बहादुर की मां काम कर रही थी, वहीं पे बेचारी भैंस चली गई। जब बहादुर की मां भैंस को देखी तो उसने सोची जरूर लौंडे ने भैंस को पीटा होगा, तभी भैंस भागकर मेरे पास चली आई। यह सोचकर उसकी मां चिंतित हो गई। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद बहादुर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसकी मां ने कल्पना की कि किस प्रकार भैंस को इसने मारा होगा। ठीक उसी प्रकार बहादुर की मां ने बहादुर को जम के पीटा और इतना पीटा कि जितना भैंस को मारा ना, उससे दुगना मार मारा। किसको? बहादुर को। बहादुर बेचारा लोट लोट कर कान रहा है, मम्मी बेचारी मार रही है जम के एकदम। शाम का वक्त हो गया, धीरे धीरे रात हो गया। बहादुर उस दिन रात को घर नहीं गया, रात को किसी प्रकार से जंगलों में बिताया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, बहादुर चोरी छुपे अपना घर में जाके मां से छुपते हुए जाके घुस गया और उसकी मां घी की हंडिया में, हंडिया जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा रखा करती थी। बहादुर गया और उस हंडिया से 2 रुपया चुरा लिया। उसके बाद वो अपने गांव से 6 मील की दूरी पर गोरखपुर बस स्टैंड चला आया। उसके पास एक नेपाली टोपी था, कुछ लाल रंग का सुंदर पत्थर था, एक पुराने ताश की गड्डी था और वही सफेद रंग की हाफ शर्ट और हाफ पैंट और एक रुमाल इस प्रकार से लपेटे हुए इस प्रकार चला आया था और बस स्टैंड पर आकर के वो खड़ा हो गया था। बस स्टैंड पर बहुत यात्री लोग रहते हैं। उसी में एक अमरकांत साहब और इसकी पत्नी निर्मला और एक किशोर इसका बेटा और इसके साले साहब, अमरकांत जी के साले साहब, ये चारों गोरखपुर बस स्टैंड पे खड़ा थे। वहीं पे ये बेचारा बहादुर जाके खड़ा था। ये सभी लोग बहादुर को गौर से देख रहे थे और बहादुर से पूछताछ कर रहे थे कि तुम कहां जा रहे हो, यहां पे क्यों आए हो। तो बहादुर ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा, इसलिए मैं घर से बाहर जा रहा हूं, घर से दूर जा रहा हूं। अमरकांत साहब रहते थे मंझोले शहर में। वह किसी काम से अपनी बहन के शादी में आए हुए थे और शादी से लौट करके ये अपने घर जा रहे थे, मंझोले शहर, जहां पे ये नौकरी करते थे। कौन? अमरकांत साहब जी इस शहर में नौकरी करते थे। तो जब गोरखपुर बस स्टैंड में मुलाकात हुई तो अमरकांत की पत्नी साहिबा निर्मला जी और इनका बेटा साले साहब, सभी लोग चारों तरफ से बहादुर को घेर लिया और उससे पूछताछ कर रहा था। और निर्मला की एक आंख अपने पति पर और दूसरी आंख अपने भाई पर होता था। निर्मला तिरछी आंखों से कभी अपने पति को देखती थी तो कभी अपने भाई को देखता था। निर्मला सोचती थी काश ये लड़का अगर मेरे घर चला जाता, मेरे यहां अगर नौकर का काम करता
तो शायद हमको कितना आसानी होती। वही सोच करके निर्मला कभी अपने पति को देखती और कभी अपने भाई को देखता। जब अमरकांत जी अपनी बहन की शादी में जब अपने घर आए थे तो वो भी देखे थे कि उसके घर में जो उसकी भाभियां लोग थी वो बड़े मजे में रहती थी, घर पे बैठ के खाट तोड़ती थी और उनके घर में जो भी नौकर होता था वो घर का सारा काम करता था। तो वो सोचे कि मेरी पत्नी निर्मला दिन रात घर में अकेले काम करती है, तो इनको अगर नौकर इनको भी अगर मिल जाए तो इनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो इसी बीच इनके साले साहब ने निर्णय लिया कि इस बहादुर को लेकर मैं अपने दीदी के घर चलता हूं, और वहां से बहादुर को लेकर चल दिया कहां, मंझोले शहर अमरकांत जी के घर। याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। जब उसके साले साहब बहादुर को लेकर अमरकांत जी के घर चला गया तो अमरकांत जी ने उसको सलाह दी कि देखो बहादुर, तुम्हें यहां अच्छी तरह से रहना है, इस घर को अपना घर समझना है, यहां नौकरों को बहुत इज्जत दी जाती है, ठीक है। यहां अगर तुम रहोगे तो तुम थोड़ा बहुत लूर भी सीख लोगे। उसके बाद निर्मला जी भी उपदेश दे दिए कि देखो बहादुर, तुम मेरे घर आए हो तो केवल मेरा काम करना, अगर पड़ोसी कोई भी तुमको कुछ काम करने बोले या कभी बाजार जाने अगर तुमको बोल दे तो तुम उसको बोल देना ठीक है आते हैं, कहकर वहां से तुम चले आना, उसका काम नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी पत्नी निर्मला जी जो है, बहादुर का पहले जब वो अपने घर पे थे तो उसका नाम था दिल बहादुर, इसीलिए उसकी पत्नी निर्मला जी दिल बहादुर के नाम से दिल को हटा दिया और उसको वहां पे केवल बहादुर बोलना शुरू कर दिया। पहले उसका नाम था दिल बहादुर, अब उसको बोल दिया कि आज से तुम्हारा नाम बहादुर है, और उस दिन से सभी घर वाले उसको बहादुर ही बोलने लगे। बहादुर एकदम हंसमुख लड़का था, वो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहता था, हर बात पे उसको हंसी आती थी, उसके शरीर पर हमेशा मुस्कान भरा होता था। जब बहादुर पहली बार घर आया तो अमरकांत जी के घर में खुशियों की बहार आ गई, एकदम इतनी खुशी कि पूछो मत। उनके चेहरे पे और उनके परिवारों के चेहरे पे एकदम अत्यंत खुशी हो गई। जैसे कभी कोई लोग पहली बार घर में तोता पालता है या चिड़िया कोई पालता है तो जितनी खुशी होती है ना, उतनी खुशी मानो उसके घर में आ गई। बगल वाले पड़ोसी बच्चे भी आते थे तो पूछता था, क्या रे बहादुर, तुम लोग छिपकली को क्या बोलते हो? तुमने कभी शेर को देखा है? अच्छा एक पहाड़ी गाना सुना दो। जब ये बात पूछता था ना तो बहादुर बेचारा मुस्कुरा करके जवाब देता था, वो जितना जवाब नहीं देता था उससे ज्यादा वो हंसता था। यह सब देख करके घर वाले को भी खुशी होती थी, तो घर वाले लोग भी जो होते थे यही सब सवाल पूछते थे कि अरे बहादुर, तुम हमको थोड़ा पहाड़ी गाना सुना दो। वो सुनाता भी था तो सुन को सबको मजा भी आता था। एक दिन क्या हुआ, निर्मला आंगन में जाकर के पड़ोसियों को सुना करके कहता है, अरे बहादुर, तुम आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं हमेशा नौकरों को अपने बेटे की तरह मानता हूं, हमेशा उनका ख्याल रखता हूं। मैं पड़ोसन की तरह थोड़ा ही हूं कि नौकर को हमेशा 10 बात बोलते रहता हूं, गाली गलौज करते रहता हूं। मैं तो नौकर को बहुत इज्जत देता हूं।
मैं तो तुम्हें उसी दिन एक जोड़ा कपड़ा लिया दिया था और तुम्हारे लिए कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो पड़ोसियों को सुनाती थी ताकि उसको लगे कि मैं ही हूं, तुम कहां हो अभी मेरे सामने, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा नौकर है। उसके बाद बहादुर धीरे धीरे घर के सभी कामों को वह मन से करने लगा। वह सुबह उठता था, नीम के पेड़ पर सरसरीले चढ़ जाता था, नीम की पेड़ की टहनियों पर बिना पकड़े, बिना डाली को पकड़े सरसरा के दौड़ जाता था। उसकी मां देखती और छाती पे हाथ रख कहती, अरे रीछ बंदर के जात, तू समझता नहीं है, अगर तू पेड़ पर से गिर जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा देखभाल कौन करेगा? घर की सफाई कौन करेगा? बर्तन कौन मंजेगा? कपड़ा कौन धोएगा? चाय कौन बना करके पिलाएगा? नीचे उतरो, कहीं तुम गिर जाओगे तो। निर्मला को हमेशा उसकी फिक्र रहती थी। निर्मला का तबीयत उस समय काफी खराब रहा करता था। बहादुर जब देखती कि उसकी मालकिन कोई काम कर रहा है तो बहादुर दौड़ के भालू की तरह जाता, बोलती, माँ जी आप काम छोड़ दो, आपको काम नहीं करना है, सारा काम मैं कर लूंगा। और बहादुर उसके लिए दवाइयां उसके पास लगा करके उसके बेड पर रख दिया करता था। बहुत ख्याल बेचारा वो रखा करता था मालकिन का भी। और जब दफ्तर से अमरकांत जी जब काम करके आते थे शाम में, तो घर के सभी परिवार जब उनके पास जाके बैठते थे तो बहादुर भी पीछे से जाता था और सिर झुका के खड़ा हो जाता था और कहता था, बाबूजी बाबूजी आज दीदी की सहेली आई थी। या कभी कहता था, बाबूजी बाबूजी आज हमने देखा कि किशोर भैया सिनेमा देखने गया। यह कह करके वो भीतरे भीतरे मुस्कुराता था और खिलखिला उठता था। बहादुर की मुस्कुराहट को देखकर अमरकांत जी भी खुश हो जाते थे। कभी कभी निर्मला जी बोलती थी, अरे बहादुर क्या तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आती है? तो बहादुर बोला, नहीं मुझे अपनी मां की याद नहीं आती है। बोला, क्यों? वो मुझे बहुत मारती है, इसीलिए मां की याद मुझे नहीं आती है। तब तुम मां को पैसा भेजने क्यों कहते हो? इस बात पर फिर वो मुस्कुराते हुए बहादुर वहां से चला जाता है। उसके बाद निर्मला एक फटी पुरानी दरी बहादुर को दे दिया। बहादुर अपने घर से एक चादर भी लेकर आया था। जब बहादुर रात में काम समाप्त कर लेता था तो बरामदे में जाकर के एक टूटी हुई खटिया पर वो अपना दरी और चादर बिछा करके बैठ जाता था और कुछ देर खेलता था। वो अपने पॉकेट में से निकालता था लाल रंग का पत्थर, नेपाली टोपी, एक पुरानी ताश की गड्डी, ब्लेड और कागज के नाव, ये सब निकाल करके वो खेलता था। कभी कभी वो नेपाली टोपी को पहन लेता था और एक आईने में तिरछा होकर खड़ा होकर के देखता था और मुस्कुराता था और हंसता था। और इस प्रकार से मजे करके खेल कूद के उसके बाद फिर वो सो जाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। सभी लोग गौरवान्वित थे उसके घर में कि मेरे घर के जैसा नौकर किसी के घर में नहीं है। यहां तक कि अमरकांत जी एक दिन बोल रहे थे कि जिसके पास कलेजा होता है ना वही नौकर रखता है। पड़ोसियों को सुना करके बोल रहे थे। और उसकी मैडम साहिबा निर्मला जी कही, चाहे हमारी वेतन का आधा तनख्वाह मेरी नौकर पर क्यों ना खर्चा हो जाए, लेकिन मेरे नौकर को किसी प्रकार की कमी ना हो। उधर बेचारा बहादुर मन से घर में काम करता था, किसी प्रकार की किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देता था। घर का लगभग तमाम काम बहादुर पर ही आ गया था।
यहां तक कि अगर किसी को पानी भी पीना होता था तो बहादुर थोड़ा पानी पिलाओ रे। अगर 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 किशोर पढ़ रहा है, अगर गलती से उसका पेंसिल अगर नीचे गिर गया तो बहादुर थोड़ा पेंसिल उठाना। यानी सारा काम घर का बहादुर पर ही पड़ गया। बहादुर बेचारा एकदम निसंदेह पूरा एकदम मन से काम कर रहा है, किसी भी प्रकार की किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हुआ, किशोर एक अजीब लड़का था। वो चाहता था कि नौकर को अपने कब्जे में रखूं, यानी जो हम नौकर को कहें वही करे। तो कि हुआ ये कि किशोर बोला कि देखो बहादुर, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। कुछ काम हो चाहे ना हो, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। क्या काम साहब? तुम्हें रोज मेरे जूते पॉलिश करने हैं, मेरे कपड़े धोने हैं, इस्त्री करने हैं और साइकिल को डेली पोछा मारना है मेरा। यहां तक कि किशोर रात में उससे शरीर का मालिश भी करवाता था और बेचारा बहादुर उसका सभी काम मन से करता था। एक दिन क्या हुआ, बहादुर उसका साइकिल साफ करना भूल गया था। जब साइकिल साफ करना भूल गया था तो किशोर ने क्या किया, बहादुर को जम के पीट दिया। और जम के पीट दिया और बोला, सुअर के बच्चे कहीं का, तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हें नहीं पता है कि मुझे स्कूल जाना है पढ़ने के लिए? तुमने मेरा साइकिल नहीं पोछा है? और इस बात पे जम के कूट दिया। कूटने के बाद जब ये बेचारा घर के एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया था, जब उधर से अमरकांत जी दफ्तर से लौटे थे शाम में, तो देखा बहादुर एक कोने में जाके खड़ा है। मुझे क्या हुआ बहादुर? बोला साहब, किशोर भैया ने मुझे मारा और यहां तक कि आज उसने मेरे बाप को भी गाली दिया, उसने मुझे सुअर का बच्चा कहा। तो इस बात पर अमरकांत जी अपने बेटे को नहीं डांटे, उल्टा बहादुर को ही बोला, बहादुर तुम सही से समय पर काम नहीं करते हो, हमने तुम्हें पीटा है। तुम सही से समय पर काम करा करो, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं मारेगा। उसके बाद फिर समझा बुझा करके बहादुर को वहां से भेज दिया। फिर बहादुर आया, अपना मुंह कान धोआ, फिर सब बातें वो भूल गया। फिर हंसने मुस्कुराने लगे और सभी काम को अच्छी तरह से करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अगली सुबह एक पड़ोसन आई और पड़ोसन बोली, अरे निर्मला, तुम्हारे घर में नौकर को होते हुए तुम खुद से रोटियां बनाती है और नौकर को भी तू इतनी पतली पतली और नरम नरम रोटियां खिलाती है। तू एक काम कर, तू अपने घर वालों के लिए रोटियां बना, लेकिन नौकर को बोल कि वो अपना रोटी खुद बनाए। तुम उसको मत खिलाओ अपना रोटी बना करके, इससे नौकर बिगड़ जाता है। निर्मला सोची, सही बात तूने बोली। निर्मला क्या की, उसने नौकर को बोल दिया कि बहादुर, आज से तुम अपना रोटी खुद बनाना, मैं तुम्हें रोटियां बना के खिलाने वाली नहीं हूं। इस बात पर बहादुर चुपचाप हाथ मोड़कर वहां पे खड़ा हो गया, सर झुका करके। निर्मला बोली, सुनते हो ना बहादुर, मैंने तुमको क्या बोला? आज के बाद तुम्हें अपनी रोटी खुद बनानी है, मैं तुम्हें रोटी बना के नहीं खिलाऊंगा। इसने बोला, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। बोला, तू रोटी नहीं बनाएगा? बोला, नहीं। निर्मला क्या की, 3-4 लपड़ जम के दे दी। उसके बाद बहादुर चला आया रोता हुआ और आ करके सो गया। सोने के बाद बिना खाए पिए सो गया। सोने के बाद अगली सुबह जब उठा तो उसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए सब काम कर रहा है। उसके बाद वो अपना रोटी बनाया, मोटी मोटी और जली जली रोटी बनाया वो अपने से,
और रात का बचा हुआ था सब्जी, उसी सब्जी के साथ मिला करके रोटी सब्जी बेचारा वो खा लिया। और यही घटना कुछ दिन तक चला। कुछ दिन तक चलने के बाद एक दिन क्या हुआ, निर्मला की कोई संबंधी आया, कोई रिश्तेदार आया था निर्मला के घर। और वो रिश्तेदार क्या किया था, रास्ते में मिठाइयां लेना भूल गया था। भूल क्या गया था, वो रिश्तेदार कंजूस था। उसको उसके मन में था कि हम मिठाई को लेकर ना जाएं, पैसा बच जाए। लेकिन जब वो निर्मला के घर आया था रिश्तेदार, तो रिश्तेदार वो देखा कि इस घर में मेरी अच्छी इज्जत हो रही है। उधर अमरकांत जी गए थे बाजार से लाने के लिए रेहू मछली और देहरादूनी चावल कि हम रिश्तेदार को खिलाएंगे। जब वो सब लेकर के आए ना, जब देखे रिश्तेदार तो उसको लाज लग गया। और वो सोच रहा था कि हम मिठाइयों लेकर के ना आए और मेरे लिए इतना कर रहा है। उसके बाद उसमें से एक लेडीज क्या की, जहां पे बहादुर सोता था उस खाट के पास गया और जा करके वो इधर उधर कुछ कुछ ढूंढने लगा। कभी कागज को ढूंढता उठाता था और उठा के देखता था। उतने में अमरकांत जी बगल के दुकान से गए थे निमक लाने के लिए, निमक लेकर के आ रहे थे। तो पूछा क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? तो बोलता है रिश्तेदार, वो औरत, कि मैंने इस खटिया पर जो है ना 11 गो रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं मिल रहा है, लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। बोला कब रखे थे? बोला अभी अभी आंचरा से खोले थे। आंचर होता है ना साड़ी का आंचर, आंचल में से अभी खोले थे और हमको रुपया देना था रिक्शा वाले को। तो रिक्शा वाले को रुपया दिए और सोचे कि 4 रुपया का मिठाई मंगवाएंगे, क्योंकि रास्ते में अच्छी दुकान नहीं मिल रही थी मिठाई वाला, इसलिए सोचे कि यहीं से कहीं से मंगवा लेंगे। तो रुपया हम यहीं रखे थे खटिया पर, लेकिन हमको पैसा मिल नहीं रहा है, लगता है किसी ने चोरी कर लिया। कहीं तो वो लड़का तो चोरी नहीं किया, बहादुर बगल में आटा गूंद रहा था, आटा सान रहा था। तो वो रिश्तेदार इशारा किया कि देखिए कहीं पूछिए तो वो लड़का तो नहीं लिया पैसवा। तो अमरकांत जी बोले नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है। हमारे घर में जो पैसा फेंका रहता है ना, अगर वो देख भी लेता है गलती से तो उठा करके उस पैसे को अपनी मालकिन को दे आता है, लेकिन वो पैसा चोरी नहीं करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। फिर भी बोला कि एक बार पूछिए तो। अमरकांत जी उस बहादुर को बुलाए, बहादुर इधर आओ। बहादुर आया, बोला बहादुर क्या तुमने यहां से पैसा चोरी किया? बहादुर बोला नहीं साहब, मैंने पैसा चोरी नहीं किया। तो औरत बोलती है तो यहां से पैसा गया कहां? मैंने पैसा तो यहीं रखा था और तुम ही यहां पे घूर रहा था, पैसा तू ही लिया होगा। इसने बोला नहीं, मैंने पैसा नहीं लिया। बोला नहीं लिया? नहीं। तो जिस रुतबा में बोल रही थी ना रिश्तेदार, उससे अमरकांत को गुस्सा आ गया। अमरकांत साहब ने क्या किया, तुरंत 2-4 लपड़ जड़ दिया उसको, बहादुर को। बहादुर बेचारा रोने लगा और रो करके वो बोल रहा है कि साहब मैंने पैसा नहीं लिया, साहब मैंने पैसा नहीं लिया। उसके बाद रिश्तेदार बोलती है जा मेरे करम फूटे, अब क्या होगा, मैं यहां से घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास 11 ही रुपया था बचा हुआ, अब मैं यहां से भाड़ा कैसे बनाऊंगा घर जाने के लिए। यानी वो बहाना बना रही थी। उसके बाद उधर से आई निर्मला। निर्मला भी पूछने लगी क्या बहादुर तूने पैसा चोरी किया? बोला नहीं। निर्मला भी 2-4 लपड़ दे दिया उसको कि तू ही चोरी किया होगा, तू ही चोरी किया होगा। इस प्रकार से पहले तो किशोर ने मारा, अब निर्मला भी मार बैठी,
अब इधर से अमरकांत साहब भी दो चार लपड़ उसको बहादुर को मार दिया। बहादुर को उस घर में अब धीरे धीरे सभी मारना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया, अमरकांत साहब बोले कि बहादुर तू सही सही बता दे, क्या तुमने पैसा चोरी किया? अगर तुमने चोरी भी किया होगा तो मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगा, खाली तू बोल दे। बोला साहब मैंने चोरी नहीं किया, चाहे आप जितना भी मार लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने पैसा चोरी नहीं किया तो नहीं किया। तो बोला अगर तू नहीं बताएगा तो तुम्हें मैं थाने पहुंचा दूंगा। उसने बोला जो करना है कीजिए साहब, लेकिन मैंने पैसा चोरी नहीं किया। उसके बाद क्या किया, रिश्तेदार साहिबा ने उसको पकड़ के, बहादुर का कॉलर पकड़ करके उसको घसीटते हुए घर के दरवाजे तक लाया और बोला बता तूने पैसा चोरी किया कि नहीं किया? तो बोला नहीं नहीं मैंने पैसा चोरी नहीं किया। फिर घसीटते हुए फिर दूसरे और दूर तक ले गया और उसको धीरे से बोला अरे बहादुर तू खाली गछ लेना कि हाँ मैंने पैसा चोरी नहीं किया तो मैं तुमको 2 रुपया इनाम भी दूंगा, खाली तू गछ ले। लेकिन बहादुर बोला नहीं मैंने पैसा चोरी नहीं किया। अंत में वो रिश्तेदार हार गए और हार करके बेचारी वो खटिया पर जाके बैठ गए और अपना बहाना बनाने लगे। वास्तव में उसका पैसा चोरी नहीं हुआ था, वो केवल मिठाई जो लेकर के नहीं आया था ना, तो उसी के लाज को बचाने के लिए, उसी लाज को बचाने के लिए ये सब ड्रामा वो कर रही थी। उसके बाद रिश्तेदार चले गए। जब रिश्तेदार चले गए उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक दिन मालकिन बोली कि अरे बहादुर ये आंगन से पाट मतलब होता है ना पाटी, लोड़ी पाटी, आंगन से पाट उठा के तू बरामदे में धरा। बोला जी मालकिन। बहादुर क्या किया, उस पटिया को उठाया और एंगना से निकाल करके बरामदे पर ले जा रहा था। उसी क्रम में उसके हाथ से पाटी गया छूट। पाटी हाथ से गिरने के बाद वो पाटी गया फूट। फुट मतलब 2 टुकड़ा में बट गया। बटने के बाद बहादुर सोचा कि मैं अगर थोड़ा भी गलती करता हूं तो मुझे किशोर मारता है, किशोर तो मारवे करता है, उसकी मम्मी भी मारती है, यहां तक कि मेरा मालिक साहब अमरकांत जी भी मारते हैं और छोटी छोटी गलती पर मारते हैं। आज तो मैंने बहुत बड़ा पार्टी फोड़ दिया, आज तो हमको मार के गर्दे उड़ा देगा, आज हम बचेंगे चाहे नहीं हो। उसने क्या किया, वो आओ न देखा ताव बहादुर उस घर से भाग गया। जब बहादुर भाग गया, अब अमरकांत साहब जब शाम में नौकरी से दफ्तर पर से घर जब लौटे तो उसने देखा कि घर में सन्नाटा ही सन्नाटा, बर्तन जहां का तहां बिगा हुआ है, कहीं झाड़ू भी नहीं पड़ा हुआ है, उधर किशोर भी नहीं दिख रहा है। इसकी पत्नी निर्मला हाथ में रुमाल लेके रो रही है। उधर से अमरकांत साहब आया तो पूछा क्या हुआ, तो निर्मला बोली बहादुर भाग गया। बोला बहादुर क्यों भाग गया, क्या हुआ? बोला पता नहीं, लगता है आज उसको बोले थे पार्टी को इधर से उधर करने के लिए, तो उसके हाथ से पार्टी गिर गया, पार्टी फूट गया, लगता है इसीलिए वो मार के डर से आज वो भाग गया। तो अमरकांत साहब पूछे कि कुछ लेकर के भी भागा? तो निर्मला बोलती है यही तो अफसोस है कि वो कुछ भी लेकर के नहीं भागा, यहां तक कि वो अपना कपड़ा भी, अपना जूता भी, अपना टोपी भी, सब कुछ यहीं छोड़ दिया, वह कुछ भी लेकर के नहीं भागा।
सब जहीं के तहीं पड़ा हुआ है। अगर वो हमको कह लेता कि मैं जा रहा हूं, तो मैं उसको अच्छे कपड़े पहनाती, कुछ रुपये देते, तनख्वाह देते, और होता तो 2-4 रुपया ज्यादा भी दे देते, ताकि उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होती। तब तक उधर से ढूंढते हुए किशोर आया। किशोर चारों तरफ उसको ढूंढा, बहादुर कहीं नहीं मिला। तो किशोर बोलता है, अगर आज मुझे बहादुर मिल जाता ना, तो आज के बाद उसको घर से कभी बाहर भागने नहीं देते। यानी सभी टेंशन में था कि बहादुर गया तो गया कहां। उसके बाद अमरकांत साहब पूछते हैं, और वो 11 रुपये जो उसने चोरी किए थे रिश्तेदार का? तो बोलता है निर्मला, मेरा नौकर कभी चोरी नहीं कर सकता है, वो कभी भी पैसा चोरी नहीं किया होगा। मैं अपने रिश्तेदार को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, उसको मिठाई नहीं लाने का मन था, इसीलिए उसने बहाना किया, मेरे नौकर पर उसने इल्जाम लगाया। ये हम अच्छी तरह से अपने रिश्तेदार को पहचानता हूँ। आज मुझे भारी अफसोस है, अब मुझे लगता है कि ऐसा नौकर मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और यह बात लेकर के उसके घर वाले बहुत चिंतित हैं, बहुत अफसोस जता रहे हैं। अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा कह करके बेचारी निर्मला रोने लगी, खूब रोने लगी। उसके बाद उधर अमरकांत साहब जाते हैं, बहादुर का पैंट का पॉकेट जब चेक करते हैं तो देखते हैं उसके वही पॉकेट में वही नेपाली टोपी, वही कुछ रंग बिरंगे पत्थर, वही पुराने ताश की गड्डी, और एक ब्लेड, और एक नाव के कागज का नाव। उसके बाद अमरकांत साहब भी काफी चिंतित रहने लगे। कहानी हो गया समाप्त। तो आप हमको बताइएगा कि बहादुर भाग कर गया होगा तो गया होगा कहां? हमको तो लगता है कि भाग के वो अपना घर चला गया होगा, क्योंकि वो सोच लिया होगा कि जितनी मेरी मम्मी नहीं पिटती है, उससे ज्यादा जिसके घर मैं नौकर बन के गया वो मुझे पीटता है। तो इससे बढ़िया दूसरे के हाथों से मार खाने से बढ़िया है कि अपने मम्मी के हाथों ही मार खाना ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से मेरी कहानी समझ में आई होगी। जय हिंद।